नमस्कार साथियों। तो आपको मैंने संभावित मेरिट से संबंधित जानकारियों के अलावा जो नियमावली के प्रावधान है उनके बारे में अवगत कराया है। आज मैं आपको बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसके उपरांत कितना समय उसमें लग सकता है और क्या उसकी बेसिकली प्रक्रिया रहेगी। तो आप इसको ज़रूर पूरा देखिए अंत तक। आपको मैं कोशिश करूंगा कि पूर्ण रूप से ये समझ में आ जाए और आप इसके बाद आपको तकलीफ या समस्याएं ना हो इस प्रक्रिया को समझने की। देखिए, काउंसलिंग में क्योंकि एक ही दिन निर्धारित है, इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक जनपद में एक लिस्ट जो अंतिम मेरिट सूची होती है वो जारी होगी। प्रत्येक जनपद की 13 जनपदों की। इसमें समस्या ये हो सकती है कि 13 जनपद की जो मेरिट सूची होगी उसमें जितने रिक्त पद हैं उसके सापेक्ष ही वो सूची जारी होगी। तब 13 जनपद में 13 जो मेरिट निकलेगी टॉप्स की, वो लगभग सबकी सेम ही रहने वाली है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो नाम आपको टिहरी जनपद में मिलेंगे टॉप मेरिट के, वही नाम हो सकता है आपको हरिद्वार जनपद में भी देखने को मिले। तो प्रथम सूची में जितने अधिकतम पद हैं उसमें आप ये तय मान करके चलिए कि एक ही नाम आएंगे। तो जिनके गुणांक लगभग 80 के नीचे हैं मैथ्स वर्ग में, चाहे वो इंग्लिश वर्ग में, हो सकता है कि ऐसे अभ्यर्थियों का प्रथम सूची में 80 से कम गुणांक में नाम ना भी दिखे, क्योंकि वो प्रत्येक जनपद की जब अपनी सूची जारी होती है तो जितने उनके वहां पर पद हैं वो उतने की ही मेरिट निकालता है। इसका मतलब यदि अधिकतम चमोली में 400 के आसपास पद है तो मैक्सिमम जो नाम आपको दिखेंगे जिन लोगों ने चमोली से आवेदन किया है वहां अंतिम सूची तक उनके नाम दिखेंगे। ऐसे में आप अपने मनचाहे जनपद के स्थान पर, क्योंकि प्रथम सूची में चमोली में आपका नाम दिखता है, आप चमोली भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात का ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि फिर अपने गृह जनपद के लिए या अपने मन पसंदीदा जनपद के लिए आपको कितना इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि जब नियुक्ति का मामला होता है तो बहुत अधिकतम लोग जल्दबाजी में भी रहते हैं कि भाई हम अपने जनपद की छोड़िए, पहले नियुक्ति या नौकरी लेना ही परम कर्तव्य हो जाता है उस समय पर। तो ये बात निर्धारित है या तय है, अगर प्रत्येक जनपद में एक ही दिन काउंसलिंग होती है तो वो जनपद अतिरिक्त सीट्स ना बुलाकर उतने ही अभ्यर्थियों को सम्मिलित करेगा जितने वहां पर रिक्त पद हैं उसके सापेक्ष ही मेरिट जारी होगी, जो लगभग सभी के लिए समान होगी। अब प्रत्येक जनपद में जितने लोग अपने जनपद के हिसाब से वहां काउंसलिंग कराएंगे उनको ब्लॉक आवंटित होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, विद्यालय आवंटित नहीं होता है। और ब्लॉक आवंटित करने के लिए आपसे नहीं पूछा जाता आप जनपद में गए हैं, उसके बाद उस जनपद का ये कर्तव्य है कि वो आपको अपनी इच्छा अनुसार ब्लॉक दे। ये बात अलग है कि आप अ, जिस जनपद में चाहते हैं उसके लिए निवेदन करें अन्यथा ना करें, किंतु ये पूर्ण रूप से उस जिले के ऊपर निर्भर रहता है जहां आप काउंसलिंग कराते हैं कि वो आपको कौन से ब्लॉक का आवंटित करे। तत्पश्चात आप अपने मेडिकल सर्टिफिकेट, देखिए आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, उस पर मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग के दौरान जितने डॉक्यूमेंट्स आपने आवेदन करते समय भरे थे वो सभी ओरिजिनल रूप में लेकर के जाने पड़ेंगे। यदि आपका नाम सूची में आता है तो आप उपरोक्त जनपद में अपने कागज लेकर के जाएंगे जो ओरिजिनल होंगे। उनकी वहां पर भली भांति जांच की जाएगी। जहां पर आपने आवेदन किया था वह आवेदन आपके सामने रखा जाएगा। उनसे उनको मिलाया जाएगा कि क्या वास्तविक रूप में ये वही शख्स है जिसने ये आवेदन किया है। हालांकि कुछ दशा में उनके नंबर भी मिलाए जाते हैं, जैसे आपका हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट होती है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, उसके ऊपर एक क्रमांक भी उसमें चढ़ा रहता है। इस आधार पर यह तय हो जाता है कि यह छात्र पूर्ण रूप से वैलिड है। जनपद में जाने के बाद आपको एक दिन या शाम तक या अगले दिन तक आपको ब्लॉक आवंटित हो जाएगा या विद्यालय आवंटित हो जाएगा। उपरोक्त विद्यालय में जाने से पूर्व आपको अपना ब्लॉक, क्योंकि जिस ब्लॉक में आपको विद्यालय मिलेगा उस ब्लॉक में आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा। तो आपको इस समय के दौरान अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ये किसी भी जिला अस्पताल में सीएमओ या सीएमएस से ही बनता है, तो आपको तुरंत ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो उस समय पर मात्र एक सप्ताह का समय दिया गया था ज्वाइनिंग करने के लिए, यानी कि आपको एक हफ्ता मिलेगा काउंसलिंग के उपरांत नया विद्यालय जो आपको आवंटित हुआ है उसमें ज्वाइनिंग करने के लिए। अब चूंकि लगभग एक हफ्ते का समय होता है तो नया जो शेड्यूल आएगा, जो नई वेटिंग आएगी, जितने अभ्यर्थियों ने उस जनपद में प्रतिभाग नहीं किया होगा उनके लिए वो सूची निकाली जाएगी। जितनों ने आवेदन कर दिया होगा उनको उनकी मेरिट सूची में वो सीटें कट जाएंगी। तो ये कार्य तो एक सप्ताह से पूर्व नहीं होगा, क्योंकि एक सप्ताह का समय आपको ज्वाइन करने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि आपका उस जनपद की लिस्ट में नाम हो किंतु आप ज्वाइन ना करें, तो उपरोक्त दशा में वो सीट अधिक ही मानी जाती है, इसलिए आप अन्य जगह भी आवेदन कर सकते हैं। किंतु यदि आपने एक बार किसी जनपद में ज्वाइनिंग या नियुक्ति प्राप्त कर ली तो उसके उपरांत आप किसी अन्य जनपद के लिए
नहीं माने जाएंगे, वैलिड नहीं माने जाएंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यदि आपने कहीं काउंसलिंग कराई है, उसके बाद आपको एक ब्लॉक में विद्यालय आवंटित हो गया, आपने ब्लॉक में जाकर मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कर दिया और आप उस ब्लॉक में जाकर नियुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, आपकी सर्विस बुक बन जाती है, तब आप चाहे कितने भी जनपद में आपका उसके उपरांत नाम आए, आप उसमें आवेदन काउंसलिंग के लिए नहीं जा सकते। उसके पश्चात आपका एक विद्यालय सुनिश्चित हो गया है। तो फिलहाल इस दौरान 1 हफ्ते का आपको समय मिलता है। 1 हफ्ते के उपरांत ही प्रत्येक जनपद को ये पता चलेगा कि हमारे जनपद में कितने लोगों ने उसके सापेक्ष नियुक्ति ग्रहण कर ली है और कितने पद अभी रिक्त बचे हैं। तो इसमें 1 हफ्ता आप मान कर चलिएगा कि आपको ज्वाइनिंग का समय मिला है। उसके उपरांत 2 या 3 दिन का समय और लग सकता है ये तय करने के लिए कि कितने जनपद इसमें अभी रुके हुए हैं। इस दौरान आप ये प्रक्रिया बिल्कुल नहीं अपना सकते कि आपने मेडिकल ले लिया या छुट्टी ले ली हो तो आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन ही माना जाएगा। उसके पश्चात लगभग 10 या 12 दिन आप बाद यही तय होगा कि इसमें इतने ब्लॉक पद खाली हैं, तब जाकर के एक नई सूची जारी होगी। तो एक सूची जारी होने के उपरांत 10 से 15 दिन का समय दूसरी सूची के लिए लग सकता है। इससे अधिक या कम भी हो सकता है, ये मेरा अनुमान है। और जो पूर्व में जो प्रक्रिया अपनाई गई थी नियुक्ति की, उसमें इस तरह से ही किया गया था। अब क्योंकि दूसरी काउंसलिंग होगी तो उसमें भी एक ही दिन तय किया जाएगा, जहां तक मेरा अनुमान है। तो उसमें भी इसी तरह की प्रक्रिया को फिर से पुनः दोहराया जाएगा। तो ये वो प्रक्रिया है जो आपको समझने की जरूरत है। जिनके गुणांक 75 या 76 के आसपास है, हो सकता है उनका प्रथम सूची में ना आए, द्वितीय सूची में ना आए, किंतु ऐसे जनपद जहां पर रिक्त पद की संख्या बहुत अधिक होगी, ऐसे जनपदों में उनके नाम आने की संभावना ज्यादा है। जैसे विशेष तौर पर अगर हम देखें चमोली में सपोज करिए 400 पद हैं, वहां पर हो सकता है कि प्रथम काउंसलिंग में, क्योंकि मैं सटीक नहीं बता रहा हूँ, मैं अनुमानित कह रहा हूँ कि लगभग आप मान के चलिए वहां 400 में से लगभग 50 बच्चों द्वारा ही आवेदन नियुक्ति प्राप्त की गई। तो और उधमसिंह नगर में आप सोचिए 300 में से लगभग 200 ने नियुक्ति प्राप्त कर ली। तो उपरोक्त संदर्भ में आप ये देखिएगा लगभग उधमसिंह नगर में 109 पदों के सापेक्ष ही अगली काउंसलिंग में लिस्ट जारी होगी, जबकि चमोली जनपद में 350 पदों के सापेक्ष ही नियुक्ति मतलब रिक्त पद के सापेक्ष ही मेरिट सूची जारी होगी। क्योंकि आपकी उस परिस्थिति पर भी निर्भर करता है कि किस जनपद में कितने अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति प्राप्त कर ली गई है और उस जनपद में अभी कितने पद रिक्त है या कितने पद शेष हैं। आप क्योंकि आप कह रहे थे द्वितीय लिस्ट कब तक जारी होगी, कितनी मेरिट होगी, ये देखिए आइए, आप बार बार इन सवालों से तो करना बेकार है। जब आपको मालूम है, जब प्रत्यावेदन सूची आएगी तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि किस अभ्यर्थी के कितने नंबर हैं। मैं अभी से इसके बारे में क्या कहूँ, मुझे खुद नहीं मालूम। आमतौर पर यह मालूम है कि डाइट डीएलएड से जितने अभ्यर्थी हैं उनकी मेरिट बहुत ज्यादा है और उनके टीईटी नंबर भी बहुत ज्यादा है। तो ये बहस का विषय मैं बार बार नहीं करना चाहता, गुणवत्तापरक शिक्षा, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। बस मैं यही कहूंगा कि आप डाइट डीएलएड की मेरिट की तुलना में बहुत कम अभ्यर्थी अन्य राज्य के होंगे जो उनसे फाइट करेंगे। उसके अतिरिक्त आप काफी उसमें पीछे रहेंगे। आप इसमें नो इफ नो बट गुणांक उनका ही ज्यादा है। तो ये बात तय है कि शुरुआती दौर में ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी, प्रथम काउंसलिंग, द्वितीय वेटिंग, तृतीय वेटिंग। ये कितने चरण में पूरी होगी ये तो अभी से बता पाना संभव है, और ये प्रक्रिया कब समाप्त होगी ये भी लंबी प्रक्रिया है। इस तरह से अगर मैं देखूं एक प्रकार से इस प्रक्रिया का अनुसरण करूं तो इसमें लंबा समय लग सकता है। और जिनके गुणांक बहुत कम है विशेष तौर पर मैथ्स में, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि क्योंकि पद बहुत अत्यधिक है और टोटल आवेदन उतने अधिक नहीं है, तो इसमें चयन तो सभी का होना है। लेकिन इस प्रक्रिया को अगर मैं समझूं तो ये प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया है, उतनी आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि ये चरणबद्ध तरीके से ही संपन्न होगी। क्योंकि प्रत्येक सूची में प्रत्येक नाम बार बार दोहराया जाएगा। उसमें कई छात्रों द्वारा यह भी निवेदन किया जाता है कि यदि आपने अन्य जनपदों में अपना नाम चढ़ाया है तो जनपद स्तर पर बातचीत करके जिनकी नियुक्ति प्राप्त हो गई है वो उस स्तर पर उन नाम को हटा दे या काट दे। ऐसा हमारे काउंसलिंग में भी किया गया था। जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग कर ली थी उनसे निवेदन किया गया था कि आप उपरोक्त जिले में एक ईमेल कर दें, जिससे उनके लिए भी आसानी हो जाती है कि मैंने ज्वाइनिंग ले ली है। अन्य जनपदों को नहीं पता होता है कि इस जनपद में ज्वाइनिंग ले ली है, तो एक ईमेल कर दे या वहां पर एक एप्लीकेशन लिख कर दे दें कि मैंने यहाँ पर ज्वाइनिंग प्राप्त कर ली है और इस दशा में मेरा नाम उपरोक्त संदर्भ में इस जिले से हटा दिया जाए। जिससे ये होता है कि उनके नाम बार बार दोहराए नहीं जाते हैं। ये सभी छात्र आपस में मिलकर ही तय कर लेते हैं कि समय ज्यादा ना लगे। इसलिए जिन लोगों ने प्रथम काउंसलिंग में चयन ले लिया है या नियुक्ति प्राप्त कर ली है, उनसे एक एप्लीकेशन या उनके द्वारा ईमेल कराकर ये प्रयास किया जाता है कि वो जिस जनपद में लोगों की मांग है या डिमांड है उस जनपद में जाकर लिखित में दे दे कि मैंने इस जनपद में नियुक्ति प्राप्त कर ली है, ये सीट किसी अन्य के लिए छोड़ दी जाए, उपरोक्त संदर्भ में इस जनपद से मेरा नाम हटा दिया जाए। ऐसा पिछली बार हम लोगों के द्वारा भी किया गया था। तो ये आपसी सहयोग की बातें हैं।
प्रक्रिया को, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है, इस प्रक्रिया को छोटा करने की एक प्रक्रिया मात्र है। और मुझे क्योंकि इसके बारे में बताना ज़रूरी लगा, और प्रक्रिया क्योंकि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होगी, जटिल है, इसलिए मैंने कोशिश की कि आपको ये समझ में आ जाए कि यदि आपके कम गुणांक है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका प्रथम सूची में नहीं आ रहा तो द्वितीय सूची में नहीं आ रहा। हालाँकि जॉइनिंग समय में इसमें लग सकता है कि कोई पहले जॉइन करेगा, कोई वेटिंग वाला सेकंड जॉइन करेगा, थर्ड जॉइन करेगा, किंतु नियुक्ति जब सबकी होनी है तो आप इसमें सब्र रखिए, धैर्य रखिए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करिए। और मैं आशा करता हूँ कि इसमें किसी भी तरह से कोर्ट से या किसी भी प्रशासनिक स्तर पर किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो। प्रथम काउंसलिंग जो है वो तय समय पर ही निर्धारित हो। आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये जानकारी कितनी समझ में आ गई। आप इस तरह के सवाल ना किए जाए, मेरा इतना गुणांक है, उतना गुणांक है, मेरा चयन होगा या नहीं होगा। जब मैंने कहा सभी का चयन होगा, आप सब्र करिए, धैर्य करिए। बाकी तो भाई किस तरह से नियम बनते हैं, किस तरह से प्रक्रिया होती है, ये विभागीय स्तर पर ही आपको समझ में आएगा। मैं तो जितना पिछली बार काउंसलिंग में हुआ था या जिस आधार पर काउंसलिंग तय होती है उसी आधार पर आपको जानकारी उपलब्ध कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।